हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं हूं आपका मेंटर पुरुषोत्तम भैया और आज हम करने वाले हैं एनएससीपी के वो 5 प्रॉब्लम्स जो आपके कंसेप्ट को ना ही बूस्ट करेंगे बट साथ ही साथ आपके सिलेक्शन चांसेस को काफ़ी इंक्रीज कर देंगे। इन 5 प्रॉब्लम्स में हमने मेथड ऑफ चार्जेस, फोर्स ऑफ रिपल्शन और डाइपोल मोमेंट, इन तीनों टॉपिक को कंसंट्रेट किया है। मेथड ऑफ चार्जेस क्या है ये आप मेरे साथ सीखेंगे। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा। माई सेल्फ पुरुषोत्तम भैया, आई हैव डन माई बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी गांधीनगर और मैं पिछले 10 साल से आप जैसे बच्चों की मदद कर रहा हूँ ताकि आप अपने ऊंचाइयों को पहुँच सके, आप अपने सीमाओं को तोड़ सके और मेरे साथ आगे बढ़ सके। चलिए आइए हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम आते हैं जो कि मेथड ऑफ चार्जेस पे बेस्ड है। अब मेथड ऑफ चार्जेस होता क्या है, तो अगर मैं एक चार्ज क्यू रखूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक चार्ज क्यू रखूं और इसके वेसिनिटी में या उसके आसपास अगर मैं देखूं तो एक दूसरा स्फेयर रखूं, मेटालिक स्फेयर रखूं जो कि ग्राउंडेड है, ठीक है। तो मेथड ऑफ चार्जेस ये बताता है कि अगर मैं लाइन ज्वाइनिंग क्यू और सेंटर ऑफ द स्फेयर में अगर कोई एक क्यू डैश चार्ज रख दूं तो वो चार्ज सिमिलरली उसी तरह से एक्ट करेगा जैसा आपका इसके ऊपर का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। मेरा कहना यह है कि अगर ये Q है, अब इसका पोटेंशियल जीरो होना तो कॉमन सी बात है कि इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल कॉमन सी बात है। लेकिन उस नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, उस नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव यहां पे तो नेगेटिव वाले ज्यादा यहां पे आ जाएंगे और कम वाले इधर आएंगे। तो आप अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि उस क्यू डैश को सुपर इंपोज अगर आप ना करें, उसको नहीं लेके आए, तो अगर आप डायरेक्टली उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोटेंशियल निकालना चाहेंगे वो बहुत ही ज्यादा टफ टास्क होगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को करें, आइए सीखते हैं मेरे साथ। तो देखिए थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, इस थ्योरी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अभी आपको इसका प्रूफ नहीं पढ़ना। राइट नाउ वी आर यूजिंग द कंसेप्ट कि इसका इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो अब पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ अ ग्राउंडेड मेटालिक स्फीयर जिसका रेडियस है कैपिटल आर और कंसिक्वेंटली एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा कहां पे, आपके इस वाले स्फीयर पे जो मैंने बना रखा है, बिल्कुल हाँ या ना। नेक्स्ट, अब आपसे बोला जाए टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरफेस चार्ज इज अ फॉर्मिडेबल टास्क, जो मैंने आपको समझाया कि यार बहुत टफ काम है। तो कैसे इस काम को करेंगे, तो इस काम को करने के लिए क्या करेंगे कि हम एक क्यू डैश चार्ज को क्या करेंगे, अ सिंगल पॉइंट चार्ज क्यू डैश इज प्लेस्ड इनसाइड द स्फीयर, जो कि आपको प्रूव नहीं करना। और ये क्यू डैश जो है वो बिल्कुल वैसा ही काम करेगा, कैसा, जैसा आपका ये पूरा स्फीयर का डिस्ट्रीब्यूशन करता। तो इस क्यू डैश को हमने कहां पे रख दिया, सेंटर से डी डैश की दूरी पर रख दिया। अब ये पूरा स्फीयर हटा के हम बेसिकली ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो क्यू डैश आपका रखा हुआ चार्ज है। अब तो the symmetry of the problem dictates that the charge q dash should be placed on the line connecting the point charge q and the center of the sphere, है ना। देखिए फिगर 2, ये वाला फिगर देख रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे, आइए मेरे साथ सॉल्व करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखिए तो ये q डैश है, तो मैं जनरल कोई भी पॉइंट टू पॉइंट p मैं यहां पे ले रहा हूं। इस पॉइंट p पे क्या नेट पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, हाँ या ना, बिल्कुल, क्योंकि वो ग्राउंडेड है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ से अगर यहाँ मैंने लाइन ज्वाइन किया, इसको मैं R1 मानता हूँ और इसको मैं R2 लेता हूँ और ये अपना कैपिटल R है, ये एंगल मैं अल्फा ले लेता हूँ। तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि भैया दिस रिजल्ट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। ऐसा क्यों? अब मैं ये पॉइंट यहाँ लूँ, कहीं भी लूँ, मेरा आंसर ये आना चाहिए, यस और नो। आगे बढ़ते हैं। तो मैं अगर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P लिखूँ तो मैं पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P को क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इट विल बी K Q by R1 plus K Q dash by R2 and it will be equal to 0 by grounded, है ना। नेक्स्ट, यहां से मुझे क्या समझ में आया, दैट हमारा Q dash जो होगा वो होगा माइनस Q by R1 इंटू R2। तो यहां से एक और चीज मुझे समझ में आ रही है कि जो नेचर ऑफ चार्ज है वो नेगेटिव है, वो हम पहले भी दिखा चुके हैं। अब आते हैं कि अपना R1 और R2 को हम क्वांटिफाई कैसे करेंगे। तो R1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, क्या मैं R1 की वैल्यू को अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस आर डी कॉस अल्फा लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब आप पूछेंगे भैया कैसे, तो यहां पे मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल कर रहा हूं, वेक्टर सम। तो ये अगर देखोगे ध्यान से तो ये D है, ये R है, ये वाला एंगल अल्फा है। तो मैं वेक्टर सम के अकॉर्डिंग लिखूं तो R और D का जो डिफरेंस है बेसिकली वो मुझे R1 दे रहा है,
यस और नो, और वो जो एंगल अल्फा है उन दोनों के बीच में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़े तो R2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं सिमिलरली, तो भैया R2 की वैल्यू आप लिखोगे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस, अब डी की जगह डी डैश आ जाएगा, हाँ या ना, आर डी डैश कॉस ऑफ एल्फा। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, अब इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू को बेसिकली पुट करें तो मैं दोनों साइड की इक्वेशन को स्क्वायर कर देता हूं। तो हमारा फंक्शन अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो क्या ऐसा हो जाएगा दैट इट विल बी क्यू डैश का स्क्वायर इंटू आर वन का स्क्वायर। आर वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, तो आप बोलेंगे भैया आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस आर डी कॉस एल्फा एंड इट विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस आर डी डैश कॉस अल्फा। अच्छा, अगला स्टेप क्या होगा, मैं ये बोलूंगा कि हमारा रिजल्ट जो है, इसको मैं एक्सपैंड करूं तो थोड़ा सा आप देखिए, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू क्यू डैश स्क्वायर माइनस आर डी कॉस एल्फा क्यू डैश स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर माइनस आर डी डैश कॉस एल्फा क्यू स्क्वायर। अभी आपको जस्ट मैंने क्या बताया कि ये रिजल्ट जो है ये अल्फा के इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला टर्म जो है वो आपस में क्या होगा, इक्वल, क्योंकि अल्फा का जब इंडिपेंडेंट है तो कॉस अल्फा डिपेंड नहीं कर रहा ना ये वाला फंक्शन। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि दिस रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। तो यहां से मेरा क्या पुल आउट हुआ, यहां से दो चीजें पुल आउट हुई, क्या क्या, दैट दिस रिजल्ट is same as this result, yes or no, and this result is same as this result, क्योंकि cos alpha के इंडिपेंडेंट है, हाँ या ना। क्या करेंगे हम बोलेंगे यहां से that r square plus d square into q dash square will be equal to r square plus d dash square into q square। एक फंक्शन ये आ गया, एक और फंक्शन क्या आ गया मेरा, एक और फंक्शन आया दैट आर डी कॉस एल्फा इंटू क्यू डैश स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर डी डैश कॉस एल्फा इंटू क्यू स्क्वायर। क्या यहां से मैं सॉल्व करके डायरेक्टली ये लिख सकता हूं कि आर और कॉस एल्फा का टर्म पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। यहां से मेरे पास क्या आ रहा है, यहां से मेरे पास रिलेशन आ रहा है कि मेरे पास क्यू स्क्वायर डी डैश विल बी क्यू डैश स्क्वायर इंटू डी, यस और नो। अब ये जो रिजल्ट मेरा आया इसको मैं ना पुट कर देता हूं ऊपर वाले इक्वेशन में, तो मेरे पास इक्वेशन 2 1 है और ये मेरा इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को मैं एक दूसरे से रिप्लेस कर देता हूं, तो इक्वेशन 1 की 2 की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहां से आप अगर देखें तो मैं क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, आप अगर इसको देखें तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू में डाल देता हूं क्यू डैश स्क्वायर डी बाई डी डैश, ये वाली वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आइए देखते हैं। तो हमारा एम क्या है, हमारा एम है उस क्यू डैश को फाइंड करना, ठीक है, और क्यू डैश फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली डी डैश तो चाहिए ही होगा। तो यहां से हम देखें तो हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है दैट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू जो क्यू डैश स्क्वायर है उसको क्यू डैश स्क्वायर लिख देते हैं, और जो ये वाला फंक्शन है विच इज योर आर स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर था ना, क्यू स्क्वायर की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं विच इज हाउ मच, क्यू डैश स्क्वायर डी बाई डी डैश। एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं रिजल्ट, क्यू डैश स्क्वायर डी बाई डी डैश। अच्छा, इसको और आगे सॉल्व करते हैं, यहां से हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, पूरे टर्म को ओपन अप कर देते हैं, क्या आ जाएगा आर स्क्वायर डी डैश प्लस डी स्क्वायर डी डैश विल बी आर स्क्वायर डी प्लस डी डैश स्क्वायर डी। अब मैं एक तरफ लेके चला जाता हूं डी वाले टर्म को, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से मैं अगर आर स्क्वायर वाला टर्म कॉमन ले लूं तो क्या आ रहा है डी माइनस डी डैश, और यहां पे डी डी डैश कॉमन ले लूं तो
तो यहाँ पे आ रहा है d माइनस डी डैश। आप अगर ध्यान से देखिए, यहाँ तक क्लियर है। इसको उधर लेके चले गए तो आर स्क्वायर डी माइनस डी डैश हो गया, और इसको इधर लेके आ गए डी डी डैश कॉमन ले लिए, तो हमारा फंक्शन क्या आ रहा है? हमारा फंक्शन आ रहा है d माइनस डी डैश। ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहा है। तो पहला रिजल्ट जो हमारे पास आ गया वो क्या आ गया? दैट डी डैश इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई डी। आई बात समझ? और अब इसका इस्तेमाल करते हुए हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे क्यू डैश। कैसे निकालेंगे? तो मुझे ये पता है ना कि क्यू डैश स्क्वायर कितना है। मुझे ये पता है कि क्यू डैश स्क्वायर इज, यहां से देखो, क्यू स्क्वायर डी डैश अपॉन डी, क्यू स्क्वायर डी डैश अपॉन डी। और मैं यहाँ पे आप देखो डी डैश की वैल्यू ये पुट कर देता हूँ, तो क्यू स्क्वायर बाई डी इंटू डी डैश की वैल्यू हो गई आर स्क्वायर बाई डी। अब इसका अगर स्क्वायर रूट करें तो बेसिकली ये आपका क्यू डैश स्क्वायर है। अब मैं इसका स्क्वायर रूट करूँ तो फंक्शन क्या आ गया? फंक्शन आ गया क्यू डैश इज क्यू आर बाई डी विथ अ माइनस साइन। आप बोलेंगे माइनस कहाँ से आया? तो माइनस हमने पहले सोच रखा था ना कि इसका जो नेचर है वो बेसिकली नेगेटिव है ना, तो ये वैल्यू आगे पुट कर दी। यहां से क्यू डैश क्या आ गया? माइनस क्यू आर बाई डी, जो कि है आपका ऑप्शन सी। क्या हम यहां तक क्लियर है अच्छे से? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जो इसी का अगला क्वेश्चन है। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन इसके ऊपर है। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू। अब इस फोर्स की बात करते हैं, तो वो फोर्स कितना होगा? तो दैट फोर्स विल बी k टाइम्स ऑफ q इंटू क्यू डैश। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? क्या ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है? इट इज d माइनस डी डैश। यस और नो? तो यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा? d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब जो वैल्यू हमने निकाल रखी है उसको डाल देते हैं। अब यहां देखो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैं क्यू डैश का मैग्नीट्यूड डालूंगा, जो कि कितना होगा? क्यू आर बाई डी, ये पिछले क्वेश्चन में निकाल रखा है हमने, अपॉन डी माइनस डी डैश की वैल्यू क्या निकाल ली हमने? आर स्क्वायर बाई डी। तो आर स्क्वायर बाई डी हम पुट कर देंगे इसमें, और इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर जो कि हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर आर डी अपॉन डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, विच इज योर रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट है ये? ऑप्शन ए। तो हम इस क्वेश्चन को समराइज करें तो मेथड ऑफ चार्जेस में हमने क्या किया? मेथड ऑफ चार्जेस में बेसिकली हमने क्यू अगर चार्ज के आसपास फेयर रखा हुआ है तो हम उसके अंदर एक क्यू डैश चार्ज रख देंगे सम डिस्टेंस डी डैश पे, जो कि लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज एंड द सेंटर होगा, और हम ये बोलेंगे कि उसके जगह पूरा का पूरा इफेक्ट वो जो है क्यू डैश ही शो करेगा। तो ये हमारा मेथड है किसको सॉल्व करने का? मेथड ऑफ चार्जेस। आगे आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो बेसिकली फ्लक्स पे बेस्ड है, जो कि किस पे बेस्ड है? गॉस लॉ पे बेस्ड है। और यहां पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वेक्टर फॉर्म में किस तरह से है, ये दिया हुआ है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वेरिएशन है वो एक्स और वाई डायरेक्शन में। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपको फाइंड करना है चार्ज विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, जिसका सेंटर कहां पे है? जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। तो यहां पे अगर मैं देखूं बच्चे तो क्या बोलेंगे? दैट अगर हमारा ये स्फीयर है, और देखिए वेरिएशन एक्स वाई जेड तीनों में हो सकता है। अब हमारा वेक्टर कैसा दिया हुआ है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप दिया हुआ है। तो मैं ये बोलूंगा क्या वेरिएशन आई और जे में लीजिए। अगर ये आई जे के तीनों में दिया रहता तो आपको आई जे के तीनों में लेना चाहिए था। यहां पे अगर हम देखें तो हमारा फंक्शन कैसा दिखेगा? हम अगर कोई जनरल पोजीशन आर वेक्टर देखें, कोई जनरल पॉइंट देखें जो एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा, है ना, तो ये जो जनरल एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा, अब देखो होना तो चाहिए तीनों में, क्योंकि 3D में है, 3D स्पेस में है। तो यहां पे अगर हम देखें, क्योंकि हम जो स्फीयर लेंगे वो तो ऐसा होगा ना, बट वेरिएशन मेरा आई और जे में सिर्फ है, इसलिए मैं सिर्फ आई और जे ले रहा हूं। आगे बढ़े तो हम क्या बोल सकते हैं? आर वेक्टर विल बी, अगर मैं 3D में लिखूं तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और अगर मैं आर का मैग्नीट्यूड लिखूं इट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
और एक और बात आपको याद करवा दूं, दैट आपका आर कैप क्या होता है, इट इज आर वेक्टर अपॉन आर। तो ये 3 बातें मुझे इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है, बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, अगर आप ध्यान से देखें तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट इट विल बी ए इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज योर आर वेक्टर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज बेसिकली योर आर स्क्वायर, है ना। जो कि आप क्या लिख सकते हैं, ए बाई आर इंटू आर वेक्टर बाई आर, जो कि आपका क्या हो जाता है, आर कैप। सो ए बाई आर इंटू आर कैप। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? तो ए बाई आर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन किधर, रेडियली आउटवर्ड्स, यस और नो। अब मुझे जो बात करनी है वो किसके लिए करनी है, उस स्फेयर के लिए जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस है कैपिटल आर, यस और नो। तो अब यहां पे आगे आते हैं हम नेक्स्ट, तो हम ये बोलेंगे कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी है वो एक किस रीजन में निकालनी है, जिसका स्फेयर का रेडियस है कैपिटल आर। तो इसके लिए जो फंक्शन लिखेंगे हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे और हम ये बोलेंगे कि इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर विल बी इक्वल टू हाउ मच, विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप बोलेंगे भैया इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्या है, तो ए बाई आर है ना। अब डिस्टेंस क्या है, आर डिस्टेंस पे देखना है मुझे, तो बेसिकली ए बाई आर हो गया, क्योंकि आर आपका फिक्स हो गया ना, आर आपका कैपिटल आर है ना, और डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड्स विच इज आर कैप। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपका रेडियली आउटवर्ड्स अगर है, जैसे वो इधर की तरफ रेडियली आउटवर्ड्स है ना, अब उस पॉइंट पे अगर हम देखें तो एरिया वेक्टर कैसा दिखेगा, एरिया वेक्टर विल आल्सो बी रेडियली आउटवर्ड्स। तो यहां पे अगर हम देखें तो जो हमारा छोटा एरिया वेक्टर है क्या वो भी रेडियली आउटवर्ड्स होगा। देखो मान लो कि ये स्फेयर है, यहां पे हम एरिया देखते हैं तो एरिया वेक्टर भी तो बाहर की तरफ होगा, ये स्फेयर है तो इसका एरिया वेक्टर भी तो बाहर होगा, यस और नो। इट विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे आप सॉल्व कीजिए, ए बाई आर बाहर निकाल दिया और व्हाट इज द टोटल एरिया, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर विच इज q enclosed by epsilon naught. Now what is the q enclosed? r से पावर एक चला गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू आर। तो ये जो चार्ज है ये इनक्लोज रहेगा, कहाँ इनक्लोज रहेगा, तो ये चार्ज आपके इनक्लोज रहेगा इस स्फीयर में जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस कैपिटल आर है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि एक रिंग है जिसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो 2 फिक्स्ड रिंग्स है कैपिटल आर रेडियस के, जो कि एक ही प्लेन में है, को प्लेनर है। अच्छा, जो ए वाला रिंग है उसमें जो वेरिएशन है वो लैम्डा का फंक्शन है, जो कि कैसा है लैम्डा नॉट साइन थीटा, और जो बी वाला है उसका वेरिएशन है लैम्डा नॉट कॉस थीटा। जहाँ पे थीटा आप कहाँ से मेजर कर रहे हैं, थीटा आप जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि सेंटर ऑफ द टू रिंग का जो डिस्टेंस है स्मॉल आर इज वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो आपको यहाँ पे 2 चीजें बतानी है। क्या क्या चीजें बतानी है, पहला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किसके बीच में, दोनों के बीच में, इन दोनों रिंग्स के बीच में, और दूसरा व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आए, चार्ज का वेरिएशन हो, तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में आना चाहिए कि भैया इट कुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ डाइपोल, है ना। अब क्वेश्चन में ना डायरेक्टली दिया नहीं रहेगा, ये हमें कहीं ना कहीं अपने मन से इंट्यूशन लाना पड़ेगा कि ये डाइपोल का ही क्वेश्चन है। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं, इसको करेंगे कैसे। तो अगर मेरा ये आपका रिंग है और इसके अकॉर्डिंग देखें तो लैम्डा नॉट साइन थीटा का मतलब क्या होगा, दैट आपका अगर वेरिएशन थीटा के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं तो इस एक्सिस से जब ऊपर जाएंगे आप, थीटा पॉजिटिव पे साइन थीटा पॉजिटिव इस रीजन में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड और फोर्थ में ये नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये एक तरह का हर पेयर एक डाइपोल बना रहा होगा कुछ इस तरह से, यस और नो। है ना, बिल्कुल। और अब मुझे बोला जाए कि बताओ इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा निकालने के लिए, तो यहां पे हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, यहां पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। कैसे काम करेंगे, तो मैं इस यहां से बेसिकली इस रेफरेंस लाइन से, इसको रेफरेंस लाइन लेते हैं, इस रेफरेंस लाइन से थीटा ऊपर और थीटा नीचे,
दो एलिमेंट ले लेता हूं जो कि डी थीटा का, ओके, इसके ऊपर का चार्ज किस नेचर का होगा प्लस, इसके ऊपर का चार्ज होगा किस नेचर का माइनस, और ये जो डाइपोल यहां बन रहा होगा बच्चे, ये जो डाइपोल यहां बन रहा होगा, इस डाइपोल की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे भैया डाइपोल की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू, अब चार्ज क्या है, तो मेरा चार्ज अगर इस पर डी क्यू लिख देते हैं प्लस डी क्यू, तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी क्यू विल बी इक्वल टू, अब वहां का लैम्डा कितना है, तो इट इज लैम्डा नॉट साइन थीटा, क्योंकि देख रहे हो लैम्डा का वेरिएशन किस तरह से है, लैम्डा नॉट साइन थीटा से है, तो लैम्डा नॉट साइन थीटा इनटू उसका लेंथ कितना है, उसका लेंथ है आर डी थीटा, ओके। तो व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट, इट इज इक्वल टू चार्ज जो कि हो गया आपका लैम्डा नॉट साइन थीटा इनटू आर डी थीटा, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये आर है ये थीटा है, तो ये हो गया आर कॉस थीटा, तो ये वाली हाइट हो गई आर साइन थीटा, तो बेसिकली यहां से यहां की लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 2r साइन थीटा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो व्हाट इज द नेट डाइपोल मोमेंट अगर मैं लिखना चाहूं, इस पूरे का समेशन अगर करें वो कितना हो जाएगा, तो इट विल बी इंटीग्रेशन, अब देखो कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल देता हूं मैं, तो 2 लैम्डा नॉट आर स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसी का करना पड़ेगा मुझे क्या, इंटीग्रेशन किस रेंज में, अब इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, तो यहां से स्टार्ट होके वो पीछे तक जा रहा है ना, यहां से स्टार्ट हुआ थीटा एंगल में और यहां तक वैरी कर रहा है, मतलब हमारा इंटीग्रेशन किस लिमिट में होगा, 0 से लेकर पाई तक। आगे बढ़ते हैं, 2 लैम्डा नॉट आर स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, तो cos 2 थीटा can be written as cos square theta minus sin square theta, which is 1 minus 2 sin square theta. So what is sin square theta? It is 1 minus cos 2 theta by 2. तो यहाँ से हमारा फंक्शन क्या आ गया, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 का डी थीटा 0 से पाई, ठीक है। अब 2 से ये फैक्टर चला गया, लैम्डा नॉट आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाई 2, लिमिट्स कहाँ से कहाँ, 0 से पाई। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है दैट आपका जो इसमें लिमिट आप जब पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो डालेंगे तो पाई से 0 का वैसे साइन पाई पे 0 होता है, 0 पे 0 होता है, तो ये वाला फंक्शन तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा रिजल्ट, लैम्डा नॉट आर स्क्वायर इनटू पाई। क्या हम यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद अगला स्टेप मेरा क्या होगा, दैट हम दूसरे वाले डाइपोल की अगर बात करें, कौन से वाले, मतलब दूसरे वाले इसकी रिंग की बात करें, तो इसके लिए कैसा दिखेगा फिगर मुझे, अब ये वेरिएशन जो है ये कॉस पे है, कॉस के वेरिएशन को समझें तो ये वाला रीजन तो प्लस होगा, बट अब सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव ना होके फोर्थ क्वाड्रेंट विल बी पॉजिटिव, यस और नो। अच्छा ये वाला कैसा हो जाएगा फिर, नेगेटिव, ये वाला भी हो जाएगा आपका नेगेटिव, तो इसका जो इफेक्टिव डाइपोल बनेगा वो कैसा बनेगा, वो भी ऐसा बनेगा। अब आप बोलेंगे भैया क्या इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं सॉल्व करने की जरूरत है, जब वेरिएशन एक ही तरह से दोनों ही फिगर में हो रहा है, एक साइन का फंक्शन एक कॉस का फंक्शन, वेरिएशन एक ही तरह से हो रहा है, तो इंटीग्रेट करके मुझे रिजल्ट जो मिलेगा वो भी सेम ही मिलेगा, तो यहां से जो डाइपोल मोमेंट आएगी वो भी कितनी आएगी, वो भी लैम्डा नॉट आर स्क्वायर पाई ही आएगा, बट डायरेक्शन ये होगा, और इस केस में जो लैम्डा नॉट आर स्क्वायर पाई आया है इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यस और नो। तो अब जो क्वेश्चन में इंटरेक्शन वाला पार्ट है उसको अगर समझें तो एक डाइपोल P1 है जो कि ये वाला है, और इससे r डिस्टेंस पे जो कि कैपिटल R से काफी बड़ा है एक दूसरा डाइपोल रखा हुआ है जो कि आपका P2 है। P1 और P2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, लैम्डा नॉट आर स्क्वायर पाई। अब आप पूछेंगे कि भैया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसे लिखते हैं, तो डाइपोल का जो फॉर्मूला होता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का, दैट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विल बी P2 इंटू डी E1 बाई डी आर,
ये रिजल्ट आपको पढ़ाया जाता है इंटरेक्शन वाले पार्ट में। तो अगर दोनों के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना है तो मुझे इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करेंगे और किसके साथ प्रोडक्ट ले लेंगे, दूसरे डाइपोल की वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड टू दिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी ड्यू टू 1, अब ये उसके लिए एक एक्सियल पॉइंट हो गया ना, नहीं एक्सियल नहीं है, इक्वेटोरियल है भाई, ये वाला पॉइंट है। ऐसा रहता तो एक्सियल होता, ये होगा तो इक्वेटोरियल होगा, ठीक है। इसके लिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा के P1 बाई आर, और यहां से अगर हम dE1 बाई dr निकाले तो के P1 बाई आर क्यूब होगा ना इसका, क्योंकि डाइपोल है। कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका के P1 आर की पावर -3 है तो -3 आर की पावर -4, तो ये आ गया -3 के P1 बाई आर की पावर 4। मुझे वहां पे मैग्नीट्यूड लेना है तो क्या लिखूंगा मैं, इट विल बी P2 इंटू 3k P1 बाई आर की पावर 4। अब मेरा जो रिजल्ट यहाँ पे देखें तो रिजल्ट में देख रहे हो एप्सिलॉन नॉट और पाई के टर्म्स में, इसका मतलब मुझे के को ओपन अप करना पड़ेगा। आइए के को ओपन कर देते हैं, तो के का फंक्शन क्या आ जाएगा, इट विल बी 3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P1 और P2 एक ही है तो बेसिकली मुझे इसका स्क्वायर करना चाहिए ना। कितना आ जाएगा, लैम्डा नॉट स्क्वायर आर की पावर 4 पाई स्क्वायर, ये अपना फंक्शन आ गया, यस और नो। सो 3k P स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। अब यहाँ से हम सॉल्व करें तो क्या हमारा पाई से एक पावर चला गया, पाई का क्या आ रहा है फंक्शन 3/4 इंटू लैम्डा नॉट स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बाई स्मॉल आर की पावर 4, जो कि कौन सा ऑप्शन है, अच्छा एक पाई भी होगा ना, यहाँ पे एक पाई भी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, जो कि आपका ऑप्शन ए है। क्या क्लियर है सबको यहां तक। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने का तरीका क्या हुआ, बेसिकली हमने क्या किया कि हमने पहले डाइपोल मोमेंट निकाला, उस डाइपोल की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, एंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विल बी सेकंड डाइपोल की वैल्यू इनटू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। ओके टू एवरीवन। अगली बात आती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन की। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन कैसा होगा, तो अगर दोनों डाइपोल को देखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अब ध्यान से अगर देखो तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लाई करेगा वो किधर की तरफ होगा, वो ऐसा होगा। एंगल क्या है दोनों के बीच में, 90 डिग्री, आंसर विल बी 0, cos 90 इज 0। व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वाला पार्ट आ गया आपका 0। तो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट अब आते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे जो दो रॉड्स है वो कैसे रखे हुए हैं, तो एक रॉड इस तरह से है और दूसरा रॉड जो है वो उससे d डिस्टेंस पे रखा हुआ है, बट उसका एक्सिस अलग है, वो ना ऐसे रखा हुआ है ना। आप अगर ये समझे तो इसको अगर हम एक रॉड समझते हैं कि एक रॉड ऐसे रखा हुआ है, तो दूसरा रॉड उससे d डिस्टेंस पे ऐसे रखा हुआ है। क्लियर है सबको। अच्छा, टू वेरी लॉन्ग इनफिनाइट रॉड लेना है, यहीं से समझ में आ गया। ईच कैरिंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा का वेरिएशन, लैम्डा आपका वो है चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। अच्छा, ये रखा है 3D में, ये भी समझ में आ रहा है सबको कि भैया ये वाला ऐसा है तो ये वाला ऐसा है, 3D स्पेस में रखा हुआ है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा। आइए इस पे काम करते हैं। तो इसके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालने के लिए मुझे इस फिगर को यहां से देखना चाहिए। यहां से अगर इस फिगर को देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो यहां से देखने में मुझे समझ में आएगा कि भैया ये वाला जो आपका रॉड है, जो ये वाला रॉड है, ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा और दूसरा वाला जो पॉइंट है रॉड है वो ऐसा दिखेगा, हाँ है ना, एक ऐसा, और इस वाले को सामने से देखोगे तो डॉट दिखेगा ना, ये सोनू। अब इसकी वजह से हम अगर देखें तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका डी है। ओके, अब इसकी वजह से मुझे इस पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना है, तो मैं इस पे काम ये करूंगा कि सबसे पहले एक एलिमेंट लूंगा, कहां पे, थीटा एंगल ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट ले लूंगा।
तो यहाँ पे थीटा एंगल ऊपर मैंने एक डी थीटा का एलिमेंट ले लिया, ये वाली हाइट y है तो इसका हाइट हो जाएगा dy, और ये y है ये d है तो ये डिस्टेंस में r, मतलब सारे स्टैंडर्ड कंडीशन में मैंने चीज़ें लिख ली हैं। अब इस पे मुझे फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालना है, तो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि इस वाला जो ये वाला अपना वायर है, ये वाला अपना लॉन्ग जो चार्ज वायर है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड कितना होता है, बाहर की तरफ कितना होता है 2k लैम्डा बाई आर, यस और नो। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी आएगी, वो आएगी आपकी इधर की तरफ 2k लैम्डा बाई आर, विच इज आर इज दिस डिस्टेंस, है ना। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो क्या ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है, नहीं। इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, कौन कौन से, एक इधर की तरफ और एक अलोंग द वायर। अलोंग द वायर जो एक्ट करेगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है, ये मुझे समझ में आना चाहिए। तो व्हाट इज द इफेक्टिव फोर्स ऑफ रिपल्शन, उसके लिए हम अगर देखें तो ये मेरा थीटा एंगल हो जाएगा, है ना, बहुत ही बढ़िया। अब मैं अगर देखूं कि बच्चे व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो जो छोटा सा फोर्स ऑफ रिपल्शन इस एलिमेंट पे एक्ट करेगा वो कितना होगा। तो द छोटा फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी इक्वल टू, अब इस पोर्शन का चार्ज कितना होगा, तो इट विल बी लैम्डा इंटू डी वाई, ये चार्ज हो गया, इंटू लैम्डा डी वाई क्या हो गया, उसका चार्ज हुआ ना बेटा, इंटू क्या करेंगे, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा वाला 2k लैम्डा बाई आर, इंटू व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम थीटा, तो उसका कॉस थीटा बेसिकली, तो फोर्स का कॉस थीटा, यस और नो। अब थोड़ा सा मुझे ये समझना पड़ेगा कि जब मेरा वेरिएशन जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये वाला एलिमेंट थीटा ऊपर है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मेरे नीचे से लेकर ऊपर तक वैरी कर रहे हैं, मतलब थीटा जो है वो -π/2 से लेकर +π/2 तक वैरी कर रहा है। इनफाइनाइट रॉड है, वेरी वेरी लॉन्ग रॉड है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि हमारा जो ट्रायंगल हम सेलेक्ट करेंगे उस ट्रायंगल के लिए इक्वेशन को समझते हैं। तो ये मेरा y है, ये d है, ये अपना r है और ये आपका थीटा है। तो क्या आपको यहां से ये दिख रहा है दैट फंक्शन में अगर हम वैल्यू देखें तो y के लिए अगर देखें तो y और d में क्या रिलेशन है, क्योंकि d के टर्म्स में आंसर चाहिए मुझे, d दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। तो यहां से अगर हम देखें तो लिख सकते हैं दैट tan थीटा इक्वल्स टू y बाई डी, यानी y का फंक्शन क्या आ गया, ये आ गया d tan थीटा। अब मुझसे अगर बोला जाए कि dy क्या होगा, तो नाउ आई विल डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, यानी कि y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy, d तो कांस्टेंट है, tan थीटा का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, किसके टर्म्स में d थीटा। तो मुझे यहां से अपना dy मिल गया। अगला काम क्या करना है मुझे, अगला काम मुझे r को रिप्लेस करना है। तो r की वैल्यू क्या होगी, r को भी मुझे d के टर्म्स में रिप्लेस करना है। क्या हो जाएगा r को d के टर्म्स में करेंगे तो यहाँ पे अगर देखें हम तो r cos थीटा इज d, देन क्या मैं r को d sec थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही वैल्यू अब सारी उसमें पुट करते हैं। तो इस छोटे से एलिमेंट का रिपल्शन कितना हो जाएगा, इट विल बी लैम्डा इंटू डी वाई, कितना आ गया डी वाई आ गया आपका d sec स्क्वायर थीटा d थीटा इंटू 2k लैम्डा बाई r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू भी डाल देंगे आप d sec थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से अगर देखो तो सेक थीटा से एक पावर सेक थीटा का चला गया और कॉस थीटा से वो भी नलीफाई हो जाएगा, यस और नो। अगला पार्ट अगर मैं यहां से देखूं तो d से d भी कैंसिल आउट हो रहा है। हमारा इफेक्टिव रिजल्ट क्या बच रहा है, हमारा इफेक्टिव रिजल्ट बच रहा है 2k लैम्डा स्क्वायर d थीटा। तो ये जो है बेसिकली इस छोटे से एलिमेंट पे फोर्स आ रहा है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो नेट फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी बेसिकली, हम अगर देखें तो इसको मैं वेक्टर साइन नहीं लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। नेट फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, तो हम अगर देखें 2k लैम्डा स्क्वायर बाहर निकाल देते हैं, अंदर में क्या बचा d थीटा, ओके।
अब थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, थीटा वेरी करेगा -π/2 से लेकर +π/2 तक। ओके, 2k लैम्डा स्क्वायर -π/2 से +π/2 कितना हो गया, तो थीटा आ गया π/2 माइनस ऑफ माइनस क्या आ गया प्लस 2k लैम्डा स्क्वायर पाई। तो आपसे पूछा था क्वेश्चन क्या था, फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम, तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2k लैम्डा स्क्वायर इंटू पाई। ओके, तो हमने जो आज 5 क्वेश्चन सीखे, जो 5 क्वेश्चन किए, वो बेसिकली आपके इलेक्ट्रोस्टैट्स का वो सारा मेजर पोर्शन था जो आपके एनएससीपी के लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम अपने लेवल को अप जब करते जाएंगे तो हमें क्वेश्चन का लेवल जो है वो लेंदी होने के साथ साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेंदी होने पे क्वेश्चन टफ हो जाएगा, क्वेश्चन के लॉजिक को अगर आप ब्रेक कर लेंगे इट विल बी इफेक्टिवली गुड फॉर यू। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।